Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान लर्नर हब पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन जो पिछले वीडियो में अपन ने पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करवाया था, जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया था, उस क्वेश्चन पेपर का इसमें सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो ये सॉल्यूशंस है, ये इकोनॉमिक जो पेपर फर्स्ट आ रहा है इस मेंस का, उसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, ये पार्ट इसमें इंक्लूड किया गया है और इन क्वेश्चंस का अपन सॉल्यूशंस देखते हैं जो पिछले वीडियो में प्रोवाइड कराए गए क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 15-15 शब्दों में आंसर देने वाले क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है एंजल टैक्स से संबंधित था। तो क्या है एंजल टैक्स? एंजल टैक्स है नए शुरू होने वाले उद्यमों को एंजल निवेशकों से प्राप्त होने वाले धन पर यह है कर 30% की दर से लगाया जाता है। यह 2012 में आयकर अधिनियम के सेक्शन 56(2) VIIB के अंतर्गत धन शोधन के विरुद्ध लड़ाई हेतु लाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में यह स्टार्टअप के लिए धन प्राप्ति में बाधक हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एंजल टैक्स है वह नए शुरू होने वाले उद्यमों को एंजल निवेशकों से प्राप्त होने वाला धन है और ये 30% की दर से लगाया जाने वाला कर है एक। और ये 2012 में आयकर अधिनियम के तहत सेक्शन 56(200) के अंतर्गत धन शोधन के विरुद्ध लड़ाई हेतु लाया गया था और वर्तमान समय में स्टार्टअप के लिए धन प्राप्ति में बाधक साबित हो रहा है और एक बाधक का कार्य कर रहा है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 2019-20 के बजट में घोषित यह स्वदेशी नस्लों सहित देश में पशु जनसंख्या के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास को बढ़ावा देगा। इसके परिणामस्वरूप पशुधन क्षेत्र में वृद्धि होगी तथा महिलाओं और लघु एवं सीमांत कृषकों को भी इसमें लाभ होगा। तो जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, तो ये एक आयोग किस दिशा में काम करेगा, क्या काम करेगा, किससे इसको बेनिफिट होने वाला है? तो 2019-20 के बजट में घोषित किया गया था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और ये स्वदेशी नस्लों के सहित देश में पशु जनसंख्या के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास हेतु बढ़ावा देने के लिए किया गया है और इसको बढ़ावा देगा और इसके परिणामस्वरूप पशुधन क्षेत्र में वृद्धि होगी और महिलाओं और लघु एवं सीमांत कृषकों को भी इसमें लाभ होगा इस आयोग के अंतर्गत। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 15 शब्दों में आंसर देना है कि क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो दोस्तों, 2019-20 का जो बजट पारित किया गया था, तो उस बजट के अंदर ये इसको घोषित किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को। और इस योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर जिन कृषकों की भूमि है, तो उन 2 हेक्टेयर कृषि भूमि वाले कृषकों को 6,000 रुपये का आय समर्थन प्रदान इसमें करवाया जाएगा और जो कि बैंक खाते के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में स्थानांतरित किया जाएगा। तो दोस्तों, 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में 6,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे उनके खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय समावेशन क्या है? क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन्स? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है सभी व्यक्तियों और व्यवसायों को, विशेषकर कमजोर और वंचित तबकों के लेन देन, बैंक खाता, बचत, साख, बीमा एवं निवेश के अवसर जैसी सस्ती एवं उपयोगी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की एक अवधारणा है। तो यही एक वित्तीय समावेशन कहलाता है। इसमें कैशलेस प्रणाली को भी बढ़ावा दिया जाता है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जीएसटी से बाहर रखे गए कर क्या है? तो जीएसटी से बाहर रखे गए कर कौन कौन से हैं और किन किन करों को इससे बाहर रखा गया है? तो जीएसटी से बाहर रखे गए करों में है बेसिक कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, वायु टर्बाइन ईंधन पर जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है CBEC, तो एवं राज्य बिक्री कर, तो इसको भी इससे बाहर रखा गया है। और राज्य उत्पाद शुल्क है जो उसको एवं स्थानीय निकायों को स्थानांतरित सभी राज्य कर जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना 2019-20 के बजट में घोषित की गई है हाल ही में और यह एक वित्तीय सुरक्षा योजना जो 60 से अधिक आयु के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था करती है और इसमें 18 से 40 की आयु तक के क्रम से 55 से 200 रुपये का इसमें योगदान किया जाता है और उसमें योगदान उन्हें करना होता है। इससे 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। तो जो दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम मनधन योगी योजना है, श्रम योगी मनधन योजना के अंतर्गत 10 करोड़ लोगों को बेनिफिट होगा और इसका बजट 500 करोड़ रुपए घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए 2019-20 के बजट में इसके लिए अलग से पारित किए गए हैं और ये 18 से 40 वर्ष की आयु तक के लोगों को क्रम से 55 से 200 रुपये का योगदान उन्हें इसमें करना होगा और इसमें एक 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के तहत दिए जाएंगे। पेंशन करने की व्यवस्था इस योजना में की गई है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू इकोनॉमी क्या है? यह आर्थिक विकास, आजीविका सुधार और महासागरीय पारिस्थितिकी के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग करना है।
तो दोस्तों जो ब्लू इकोनॉमी है वह आर्थिक विकास, आजीविका सुधार और महासागरीय व पारिस्थितिकी के लिए जो महासागरीय संसाधन है उनके सतत उपयोग करने के लिए ही इसमें ये एक ब्लू इकोनॉमी का नाम दिया गया है। इसमें समुद्री सुरक्षा, प्लास्टिक एवं कचरा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता संरक्षण, समुद्री परिवहन एवं पर्यटन सम्मिलित किए गए हैं ब्लू इकोनॉमी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकेणी समिति। तो नीलकेणी समिति क्या है, क्यों बिठाई गई थी और किस क्षेत्र में ये काम कर रही है, तो इसके बारे में 15 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जिसके अध्यक्ष नंदन नीलकेणी है। तो उसी समिति का नाम नीलकेणी समिति रखा गया, नाम पड़ गया। यह वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने के वाले डिजिटल भुगतान के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करेगी। तो दोस्तों जो वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए जो डिजिटल भुगतान के लिए वर्तमान स्तर में जो चल रहे हैं तो उनका मूल्यांकन करेगी और डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रणनीति बनाएगी, स्ट्रेटजी बनाएगी कि कैसे डिजिटल भुगतान को बढ़ाया जाए और कैशलेस प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए, इसमें कैसे इंक्रीमेंट लाया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करेगी। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो यह ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2010 में विकसित किया गया था। तो दोस्तों जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वह ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2010 में विकसित किया गया है और यह परिवार एवं व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर में बहुआयामी वचनों की पहचान करता है। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट। गिनी गुणांक क्या है? तो गिनी गुणांक एक समाज में आय वितरण की तुलना समान आय वाले समाज के साथ कर असमानता को मापने का एक सूचकांक है। तो समाज में जो आय वितरण है तो आय वितरण की तुलना समान वाले आय होती है तो उसमें समाज के साथ असमानता को मापने का एक सूचकांक है गिनी सूचकांक। और गिनी गुणांक का मान 0 होता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति समान से 1, तो 0 से 1 तक इसमें जो इसका मेजरमेंट होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 का मतलब है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति समान हो और 1 का मतलब है जहाँ पूरे देश की आय एक अकेला व्यक्ति अर्जित कर रहा हो, तो 1 के बीच में होती है। ये है इसमें ग्राफ इसका गिनी कोफिशिएंट का, ये वाला ऐसे बना हुआ है और इसका जो ये अपन ग्राफ बनाएंगे ये इस प्रकार से बनाएंगे और ए और बी इसमें 2 कैरेक्टर होंगे और ये जनसंख्या को दर्शाएगा एक्स ओरिजेंटल और वाई ओरिजेंटल आई को दर्शाएगा। तो जनसंख्या और आई में इसमें रिलेशन दिखाया गया है इस टाइप से। और गिनी जो गुणांक है वह A/A+B इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 वैश्विक विकास प्रतिवेदन क्या है? यह एक वार्षिक प्रतिवेदन है, एक वर्ष में एक बार प्रतिवेदन पेश किया जाता है जिसे विश्व बैंक द्वारा 1978 से प्रकाशित किया जा रहा है। तो दोस्तों एक वार्षिक प्रतिवेदन है और विश्व बैंक इसको पेश करता है और 1978 से प्रकाशित किया जा रहा है। 2019 की रिपोर्ट की जो थीम थी वह थी काम की बदलती हुई प्रकृति। तो जो 2019 में विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसकी थीम रखी गई थी काम की बदलती हुई प्रकृति। मानव विकास सूचकांक इस प्रतिवेदन का एक भाग है। जो SDI सूचकांक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो यह है इस प्रतिवेदन का एक भाग है जिसमें भारत का 157 देशों में से 114वां स्थान रहा है। HDI में 114वां स्थान रहा है। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शक्ति मुद्रा क्या है? तो हाई पावर्ड मनी। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? देश के मौद्रिक प्राधिकरण RBI की कुल देयताएं उच्च शक्ति मुद्रा कहलाती है। तो दोस्तों जो अपना सब केंद्रीय बैंक है भारत के केंद्रीय बैंक की जो कुल देयताएं होती है वे उच्च शक्ति मुद्रा कहलाती है। यह परिचालनीय मुद्रा प्लस RBI में जो बैंक जमाएं होती है वे और उसमें ऐड कर देंगे RBI में जो अन्य जमाओं में सम्मिलित करता है। तो दोस्तों उच्च शक्ति मुद्राओं में क्या क्या सम्मिलित होती है? इसमें होती है परिचालनीय मुद्रा, RBI में बैंक जमाएं, RBI में अन्य जमाओं को सम्मिलित की हुई है इसमें। और इसमें एम नोट और रिजर्व मनी भी कहा जाता है। RBI एम नोट के आंकड़े साप्ताहिक आधार पर जारी करता है। तो दोस्तों जो एम नोट है तो उसके आंकड़े साप्ताहिक जारी करता है रिजर्व बैंक। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर सुधार के लिए बनाई गई समितियों के नाम लिखे। तो भारत में जो कर सुधार है कर सुधारों के प्रयास के लिए कौन कौन सी समितियां बनाएगी तो उनके नाम बताने हैं। तो कर सुधार के लिए जो समितियां बनाई है उनमें फर्स्ट समिति है राजा चेलैया समिति, सेकंड है विजय केलकर समिति और थर्ड है पार्थ सारथी सोम समिति और फोर्थ है अरविंद मोदी टास्क फोर्स। तो इस प्रकार से ये 4 समितियां कर सुधार के लिए बनाएगी। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 समावेशी विकास। यह हाशिए पर स्थित एक छूटे हुए सभी समूहों को विकास प्रक्रिया में
हितधारकों के रूप में सुनिश्चित करने की एक अवधारणा है। तो जो समावेशी विकास है वह हाशिए पर स्थित छूटे हुए सभी समता को एंड सभी समूह जो जितने भी समूह हैं को विकसित करने हेतु विकास प्रक्रिया उनमें अपनाने हेतु हितधारकों के रूप में सुनिश्चित करने की अवधारणा है। और अवसरों का इसमें निर्माण किया जाता है। लाभों का वितरण एवं निर्णय निर्माण की भागीदारी इसके मुख्य परिणाम है। तो जो अवसरों का इसमें निर्माण किया जाता है और लाभों का जो वितरण है इसमें आपस में किया जाता है, वो निर्णय निर्माण की भागीदारी इसके परिणाम है। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई केंद्रीय बैंक अपने ग्राहकों या अन्य बैंक को अल्पकालिक उधार देता है, रेपो दर कहलाती है। जो आरबीआई बैंक है वह अन्य बैंकों को अल्पकाल के लिए उधार देता है, बहुत थोड़े समय के लिए उधार देता है, तो रेपो रेट कहलाती है। और गठी हुई रेपो दर बैंकों को सस्ती दर पर धन प्राप्त करने में सहायक है। तो जो गठी हुई रेपो दर होती है वो बैंकों को सस्ती दर पर धन उपलब्ध कराने में सहायक होती है, तथा बढ़ी हुई रेपो दर वाणिज्यिक बैंकों को धन उठाने में हतोत्साहित करती है। और रेपो दर में उतार चढ़ाव बैंकिंग तंत्र में तरलता को प्रभावित करते हैं, एसडीआर को प्रभावित करते हैं और एसएलआर को प्रभावित करते हैं। और यह महंगाई को कम करने के साधन के रूप में भी काम करता है। तो दोस्तों जो रेपो रेट है वह महंगाई को कम करने के साधन के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम्पेक्स योजना। एंड दोस्तों जो ये क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन करंट योजना है, करंट जो बजट पेश किया गया है अभी तो उसमें जो भी योजनाएं घोषित की गई उनसे संबंधित इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, आरएस मेंस एग्जाम्स में इस पेपर से क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मॉडल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चंस है और ऑल योजनाएं एंड जो करंट योजनाएं हैं इसमें इंक्लूड की गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन से सेम्पेक्स योजना हो क्या है? सेम्पेक्स योजना, सेम्पेक्स योजना एक्स सर्विसमैन के लिए स्वरोजगार योजना है। यह रोजगार हेतु एक्स सर्विसमैन को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान वित्त निगम की एक योजना है, सेम्पेक्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री योजना। व्हाट इज श्री योजना? श्री योजना के बारे में 15 शब्दों में उल्लेख करना है। यह भरतपुर क्षेत्र में 1 अप्रैल 2014 से तथा 2 अक्टूबर 2014 से पूरे राजस्थान में लागू हुई। तो जो 1 अप्रैल 2014 से हुई तथा 2 अक्टूबर 2014 से पूरे राजस्थान में लागू की गई, पहले भरतपुर में ही लागू की गई थी। यह 5 आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और स्वच्छता, स्वास्थ्य, ग्रामीण संपर्क, शिक्षा एवं ऊर्जा इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। इसका लक्ष्य 6 वर्ष में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों को तथा 15 वर्ष में अन्य गाँवों को भी कवर करना है श्री योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में मुर्गी पालन की स्थिति का ब्यौरा दीजिए कि मुर्गी पालन कितना क्या हो रहा है, कितनी क्या स्थिति है राज्य में। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में मुर्गियों की संख्या 2012 में 80.24 लाख है, जो कि 18वीं पशु गणना की तुलना में 60.69% अर्थात 49.94 से 80.24 लाख बढ़ गई है। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर एवं झुंझुनू में हैं। और दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक मुर्गियां हैं वो अजमेर में और झुंझुनू में हैं मुर्गी पालन। राजस्थान देश में अंडा उत्पादन में 1.7% भाग रखता है। तो जो राजस्थान है वो देश में जो अंडा उत्पादन होता है पूरे भारत देश में उसमें 1.7% अपना हिस्सा रखता है और पूरे भारत में 15वें स्थान पर है अंडा उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान बुनियादी ढांचा परियोजना विकास कोष क्या है? राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। तो आंसर होगा परियोजना विकास खर्चों के पुनर्भरण के लिए जो पुनर्भरण है तो उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी की विश्वसनीय परियोजनाओं के विकास को समर्थन देने के लिए 25 लाख रुपए की शुरुआती राशि के साथ एक नए कोष का इसमें गठन हुआ है। तो दोस्तों जो विभिन्न परियोजनाओं के विकास जो खर्चे हैं तो उनके पुनर्भरण के लिए राजस्थान सरकार ने एक इसमें पहल की है और सार्वजनिक निजी भागीदारी की विश्वसनीयता परियोजनाओं के विकास को समर्थन देने के लिए 25 लाख रुपए की शुरुआती राशि के साथ एक नया कोष बनाया, नए कोष का गठन किया। गैर पीपीपी आधारभूत ढांचा परियोजनाएं भी RIBDF से सहायता लेने हेतु पात्र होंगे। तो इस प्रकार से राजस्थान बुनियादी ढांचा विकास कोष बनाया गया, उसके एक लक्ष्य रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में तिलहन उत्पादन की स्थिति बताइए। तो तिलहन में खरीफ फसलें मूंगफली, तिल, सोयाबीन एवं अरंडी तथा रबी की फसलें इसमें आती है। सरसों, तारामीरा एवं अलसी भी इसमें सम्मिलित है। 2017-18 में अनुमानित तिलहन उत्पादन 57.44 लाख टन है, जो कि वर्ष 2016-17 के 65.12 लाख टन की तुलना में 17.79 की गिरावट को दर्शाता है। तो दोस्तों जो 2017-18 में है 2016-17 के कंपैरिजन में 17.79 कम उत्पादन हुआ है तिलहन में। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिधारित आय क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। व्यवसाय कंपनी द्वारा अर्जित लाभों को अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित करने के स्थान पर व्यवसाय में पुनर्निवेश के उद्देश्य से बचा कर रख लेना प्रतिधारित आय कहलाता है। अर्थात यह आय का वह भाग जो लाभांश के रूप में नहीं बांटा गया है, यह वित्त का आंतरिक स्रोत भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? सम विच्छेद बिंदु क्या है? तो उत्पादन का ऐसा स्तर जहां पर विक्रय द्वारा व्यवसाय की सभी लागतें पूरी कर दी जाए। तो जो उत्पादन का एक ऐसा स्तर होता है जहां पर विक्रय के द्वारा, बेचने के द्वारा व्यवसाय की सभी लागतें पूरी कर दी जाएं, अर्थात जहां पर विक्रय स्थायी व परिवर्तनशील लागतों के बराबर हो जाए, तो सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। तो जहां पर विक्रय स्थायी व परिवर्तनशील लागतों के बराबर हो जाए तो वह सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। इस बिंदु पर लाभ या हानि बिल्कुल शून्य होते हैं, जीरो होते हैं, इक्वल होता है लाभ हानि आपस में। सम विच्छेद बिंदु से नीचे एक इकाई विक्रय भी हानिप्रद और ऊपर अधिक विक्रय लाभप्रद होता है। तो जो सम विच्छेद बिंदु होता है तो उससे नीचे की इकाई विक्रय भी, जो उससे नीचे की इकाई में विक्रय होता है वह हानिप्रद होता है, और उससे एक जो सम विच्छेद बिंदु होता है उसके जस्ट ऊपर तक अधिक विक्रय होता है तो वह लाभप्रद होता है, लाभप्रद की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल अकाउंटिंग क्या है? सामाजिक लेखांकन। तो कंपनी व्यावसायिक संस्था द्वारा अपनी आर्थिक क्रियाओं के दौरान समाज तथा पर्यावरण को पहुंचाई गई समाज तथा पर्यावरण को पहुंचाई गई क्षति है तथा कंपनी द्वारा किए गए सामाजिक व पर्यावरणीय कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन सामाजिक लेखांकन कहलाता है। तो दोस्तों जो कोई भी कंपनी होती है, व्यावसायिक संस्था होती है, तो अपने आर्थिक क्रियाओं के लिए समाज में पहुंचाएगी जो उनकी क्षति होती है, तो उस क्षति को कंपनी के द्वारा किए गए सामाजिक व पर्यावरणीय कार्य होते हैं तो उनकी तुलना में जो अध्ययन किया जाता है तो वह सामाजिक लेखांकन कहलाता है। यह गैर वित्तीय लेखांकन है, सामाजिक रिपोर्टिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, सामाजिक लेखांकन को। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, समता पर व्यापार ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी क्या है? कंपनी की कुल पूंजी संरचना में अंश पूंजी के साथ ऋण पूंजी का सम्मिलित होना समता पर व्यापार कहलाता है। अर्थात मालिकों द्वारा स्वयं की पूंजी के स्थान पर बाहरी पूंजी का प्रयोग किया जाता है। जो मालिक होते हैं वो स्वयं की पूंजी का यूज नहीं करते हैं और बाहरी पूंजी का इसमें यूज किया जाता है। यह प्रति अंश अधिक आय अर्निंग पर शेयर अर्जित करने तथा कम पूंजी निवेश करके अधिक संपत्तियों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया जाता है। जो समता पर व्यापार किया जाता है वह प्रति अंश अधिक आय अर्जित करने तथा कम पूंजी निवेश करके अधिक संपत्तियों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसे लीवरेज का लाभ उठाना भी कहा जाता है। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, समपार्श्विक ऋण पत्र क्या है? कोलेट्रल डिबेंचर्स क्या है? किसी ऋण की अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में दिए गए ऋण पत्र समपार्श्विक ऋण पत्र कहलाते हैं। यह सुषुप्त निष्क्रिय अवस्था में दिए जाते हैं, अर्थात ब्याज मूलधन का भुगतान नहीं किया जाता है। यह केवल तब सक्रिय अवस्था में आते हैं जब वास्तविक मूल ऋण के भुगतान में कोई त्रुटि हो। तो फ्रेंड्स क्या है समपार्श्विक ऋण पत्र? समपार्श्विक ऋण पत्र एक प्रकार से अतिरिक्त सुरक्षा में दिए गए ऋण पत्र होते हैं और यह सुषुप्त या निष्क्रिय अवस्था में दिए जाते हैं, अर्थात ब्याज और मूलधन का इसमें भुगतान नहीं किया जाता है। यह केवल तब सक्रिय अवस्था में आते हैं जब वास्तविक मूल ऋण में भुगतान में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो ये सक्रिय अवस्था में आते हैं, अन्यथा ये नहीं आते हैं सक्रिय अवस्था में। तो फ्रेंड्स ये थे अपने 15 शब्दों में आंसर देने वाले ऑल क्वेश्चन इस पेपर के, और जो क्वेश्चन नंबर 26 से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 50 शब्दों में आंसर देने वाले क्वेश्चन एंड नेक्स्ट जो 100 शब्दों में आंसर देने वाले क्वेश्चन है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इनका सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा इसी में अगर इनका सॉल्यूशंस करेंगे तो वीडियो अपना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, इतना ही आज की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।